Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with ख्याल कर रहे हैं। योगा की क्लासेस डेली होती है 5:15 बजे और उसके बाद यहाँ संकेत जी की ट्रेनिंग हो रही है अभी और कोई ना कोई सीनियर लीडर रहता है, कभी बीसी जी रहते हैं, कभी मैं भी रहता हूँ, कभी और भी सीनियर लीडर्स रहते हैं। तो संकेत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगभग रेगुलर हमें नई नई तैयारी करके हमारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो आज फिर समय क्योंकि कम लिमिटेड रहता है यहाँ पे, तो मैं संकेत जी को आमंत्रित करता हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ। वेलकम संकेत सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज फिर से आप सभी को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उसका कारण यही है कि आज फिर से मैं आपके बीच एक ट्रेनर नहीं टीचर बन के ही मौजूद हूँ। आज हम फिर से कुछ बहुत मजेदार, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मिरेकल मॉर्निंग मिरेकल आर्मी, और आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने जीवन के अर्थव्यवस्था को हम कैसे मैनेज करें, उसके ऊपर आज का पूरा टॉपिक रहेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी के जीवन की जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आज आपको कुछ ऐसा दे पाऊंगा जो शायद आपको पहले से पता नहीं होगा, या हो सकता है कि मैं आपके डाउट्स को अपने इस ट्रेनिंग के, अपने इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्लियर आउट कर पाऊं। पर शुरुआत में कुछ सवाल सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। जो भी इसका जवाब देना चाहें वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उन्हें बोलने का मौका बिल्कुल उन्हें मिला जाएगा। कि अगर आपको आज घर बैठे बैठे 10 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप घर पर बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया और आपको 10 लाख रुपए मिल जाए, तो आप उसका क्या करेंगे? जो भी इस बात का, जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी अभय कुमार जी, बताइए। अभय कुमार जी आपको, या सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम संकेत एकदम जैन सर जी एकदम आपको। शॉर्ट में सर बता दीजिए कि 10 लाख का आप क्या करेंगे? सर बिजनेस में लगाएंगे। कौन से बिजनेस में? हाँ, इसके लिए तो सर नहीं, ईमानदारी से बोलूं तो मेरे दिमाग में तुरंत नहीं आ रहा है अभी। हाँ कोई बात नहीं सर। अखिलेश सर, अखिलेश कुमार जी। सबसे पहले तो सर 10 लाख रुपया को अपने स्वास्थ्य के ऊपर और समाज के ऊपर लगाना चाहिए और देश के विकास के हित में लगाना चाहिए सर। जय आरसीएम सर। जी थैंक यू सो मच। जी आर एन पासवान सर। सर मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जी। जी सर्वप्रथम सर मैं कुछ रिकमेंडेड बुक के लिए, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए और एक अपने सुरक्षित रहने के लिए घर के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब आप घर पे घर बनाएंगे 10 लाख रुपए से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। देखिए आपने सभी ने अलग अलग जवाब सुने, है ना। जब मैं सोच रहा हूं ना कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि 10 लाख रुपए कमा के मुझे करना क्या है, ठीक है। और असल में मैं 10 लाख रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे 10 लाख रुपए खर्च कहाँ करने हैं। दोनों में फर्क है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 10 लाख रुपए कमाना अलग बात होता है और 10 लाख रुपए कमा के खर्च कर देना अलग हो जाता है। अगर मैं कमा के खर्च कर दे रहा हूं तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 0। पर अगर मैंने कमाए हैं और खर्च नहीं किया तो मेरा बैलेंस कितना हो गया? 10 लाख। पहले केस में तो मैं अमीर बना और वापस से गरीब हो गया, है ना। बात सुनिएगा ध्यान से, पहले केस में तो मैं अमीर बना और फिर से गरीब हो गया। पर अमीर बन के अमीर बने रहने का तो दूसरे केस में ही हो पाया, ठीक है। अब हम अमीर बनना चाहते हैं या अमीर बने रहना चाहते हैं? अमीर बने रहना चाहते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बन के और फिर चलो ठीक है, एक बार बन गए, बहुत संतुष्टि मिल गई भैया, अब तो गरीबी भी ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं चाहता। हम अमीर बन के अमीर बने रहना चाहते हैं। तो अमीर बने रहने का जो तरीके है ना वो अलग है, अमीर बने रहने के जो प्रिंसिपल है ना वो अलग है।
तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने जा रहा हूं जिसमें आप सीखेंगे कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में क्या फर्क है, अमीर बने रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ साइकोलॉजिकल बातें करेंगे और उसके बाद में कुछ टेक्निकल बातें करेंगे। अब जब हम लोग साइकोलॉजिकल बातें करेंगे तब तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से कि हाँ हमारी लाइफ में तो ये हो रहा है। पर जब मैं टेक्निकल बातें करूंगा तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि नई बात है। पर उस डर को थोड़ा सा अपने अंदर से बाहर निकाल के उसको साइड रखें, क्योंकि कुछ नई बातों को, कुछ नए विचारों को हमें अपनाना होगा अगर हमें अमीर बने रहना है। ये सिस्टम में आप काम करके अमीर तो बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। ये सिस्टम से आपको पैसा तो मिल रहा है, आप काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम तो हो रही है, इनकम तो बढ़ भी रही है। जैसे जैसे आपकी टीम नेटवर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम और बढ़ेगी। तो आपको एक बहुत बढ़िया सिस्टम तो मिल गया है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। तो अमीर बनना तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, पर अमीर बने रहने के लिए हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो उस नई चीज को सीखने के लिए थोड़ा से खुले विचारों के साथ, खुले मन के साथ में जो मैं आज कहने वाला हूं उसे थोड़ा सोचिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। और इतना ही नहीं, जब मैं कहूंगा तो कुछ बातें नहीं सुनाई देगी जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। यार ये तो पहले कभी नहीं सुना, इसका मतलब क्या है। तो कुछ सवाल भी आएंगे, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कुछ भी सवाल आते हैं तो इस सेशन में अगर हमें समय मिलेगा तो इस सेशन में, वरना किसी और सेशन के अंदर हम सवाल जवाब का सत्र भी रखेंगे, जब आप अपने मन के सभी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अभी भी मौका है, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। हर कोई अपने जीवन की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता है। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो नोट्स बनाना है, क्योंकि नोट बनाएंगे तो नोट बचे रहेंगे। कमा तो रहे हैं, बचे भी रहेंगे, क्योंकि आज तो बचाने की बात है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिकल बातें करते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया को देखकर ना लोग वो करना चाहते हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है। जैसे समझिए कि आप फेसबुक पर गए, फेसबुक पे जाके आपने देखा कि यार ये एक लीडर है जिनसे मैं किसी मीटिंग के अंदर मिला था, पर मुझे मिलकर वो पता है कि इसमें ना दिमाग कम है। पैसा तो बहुत कमा रहा है इस बिजनेस से, पर दिमाग तो कम है। यार ऐसा कैसे इसने एक बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, अरे तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, इसने ले ली तो अपने को भी लेना पड़ेगा। होता है ना यार। उनका बंगला देखा मैंने तो, उन्होंने फोटो डाली थी, इतने कमाल के उनके रूम, बाहर का गार्डन इतना गजब का, स्विमिंग पूल उनके घर में। यार अपने को भी अपने घर में स्विमिंग पूल तो बनाना ही पड़ेगा। होता है ना। आपको ये सब कुछ कहां से दिखाई दे रहा है? सोशल मीडिया से दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे लोग वही दिखाते हैं जो अच्छा होता है, उसके पीछे की हकीकत तो नहीं दिखाई देती। आप जब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आपके घर की हालत दिख रही है ना। आपको किसी के घर की हालत दिखेगी पर घर के हालात नहीं दिखेंगे। और असल में जो पीछे की छुपे बातें होती है वो हमें सोशल मीडिया पे दिखती नहीं। इसको कहते हैं पहला पॉइंट, फुल पिक्चर ना दिखना। हमें अधूरी पिक्चर दिखती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखता है। जैसे कि फेरी लैंड होता है ना, फेरी मतलब परियों की दुनिया, परियों की दुनिया दिखाई देती है सोशल मीडिया पर कि सब कुछ इतना बढ़िया कैसे चल रहा है, घूमने जा रहे हैं, अरे वाह, ये इनका इतना बढ़िया घर है, अरे वाह, इतनी बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया। मतलब देखकर अपन चकाचौंध रह जाते हैं, अब इन्होंने किया तो हमें भी करना है, ऐसी थॉट आ जाती है। पर इसके पीछे हमें फुल पिक्चर नहीं दिखाई दे रही होती, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि अगर किसी ने बढ़िया गाड़ी ली है, महंगी गाड़ी ली है, तो क्या वो लोन पर ली है, क्या वो लगातार उसकी ईएमआई चुकता कर रहा है। आपको ये नहीं पता है कि उसके पीछे घर में पीछे कितनी लड़ाइयां हुई, ये नहीं पता है। तो हमें फुल पिक्चर नहीं दिखाई देता है,
और हम आधी पिक्चर के हिसाब से अपने मन में बना लेते हैं, यार उसने किया तो मुझे भी करना है। यानी कि हम दूसरों की देखा देखी में कुछ चीजें करने लग जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अपने कुछ गोल नहीं है, हम दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ के गोल बना रहे हैं। खैर गोल सेटिंग के ऊपर अलग से वर्कशॉप होती है, उसका हम कभी सत्र लेंगे। बट दिखावे के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, देखिए गोल्डन लाइन लिख लीजिए, दिखावे के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं तो गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है। गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है कि दिखावे के लिए खर्चा कर दो। और आज के समय में तो मैंने देखा ज्यादातर लोग दिखावा ही कर रहे हैं, है ना। लोग हकीकत नहीं दिखा रहे, दिखावा ही कर रहे हैं कि जैसे उनके पास में बहुत पैसा है तो नहीं, अंदर में उसको पता है यार मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, पर वो दिखा तो ऐसा रहा, अरे मैं तो बड़ा अमीर हूं, मेरे पास में तो ये वाला फोन इतना महंगा वाला, इतनी महंगी वाली गाड़ी से मैं उतरता हूं। अंदर में पता, अरे यार उसकी चुक मैं ईएमआई तो निकाल ही नहीं पा रहा, इतनी तो मेरी कमाई नहीं हो रही, इतनी तो मेरी बचत ही नहीं हो रही, कैसे करें, है ना। अब देखिए, जब अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, तो वो क्या सोच रहे होते हैं, थोड़ा सा हम और साइकोलॉजी में जाते हैं, मन के अंदर जाते हैं। सोचिए कि आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी में घूमना है, बड़ी गाड़ी में बैठना है। अब ऐसा आप क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि बड़ी गाड़ी में जब आप घूमेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, है ना। क्योंकि हमें पूरी पिक्चर तो किसी को भी दिखाई नहीं देती, अधूरी पिक्चर ही दिखाई देती है। तो लोगों के मन में क्या हो गया है कि अगर हमें इज्जत कमाना है तो हमें दिखावा करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे हैं। ये तो किसी के पास है, ये कोई दिखावा कर रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा हमारे पास पैसे, हम बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, हमारे पास बड़ा बंगला है, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। यही होता है ना मन में। अब सोचिए, आप बड़ी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और जो लोग इज्जत कर रहे हैं वो आपकी कर रहे हैं या फिर आपकी गाड़ी की कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ये नहीं कहता कि वाह क्या बेहतरीन आदमी गुजर रहा है, लोग देखकर यही कहते हैं वाह क्या बेहतरीन गाड़ी है। तो लोग गाड़ी की इज्जत कर रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं कर रहे। और अगर आप पैसे को, अपनी कमाई को व्यर्थ दिखावे में जाने दे रहे हैं तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को नहीं खरीद पा रहे। वैसे तो कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं कि जो धन होता है वो हर किसी चीज को खरीद नहीं सकता, उससे सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, पर एक अनमोल चीज खरीदी जा सकती, और वो है समय। समय खरीदा जा सकता है। कैसे? समय कैसे खरीदे? तो मैं आपको बता देता हूं समय कैसे खरीद सकते हैं। देखिए, पहले खुद का एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसको जनरलाइज कर दूंगा। मेरा सीए फाइनल को पढ़ाने का भी काम है, मैं सीए फाइनल को भी पढ़ाता हूं, मैं माइंड पावर ट्रेनिंग भी करता हूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मेरी दो सोर्स ऑफ इनकम है ना। माइंड पावर ट्रेनिंग से भी है, सीए फाइनल को पढ़ाने से भी है। बिल्कुल ठीक, दो सोर्स है, एक सोर्स पर टिका हुआ नहीं हूं, दो सोर्स है। एक बंद हो जाए तो दूसरा चलेगा, चलता रहेगा, मतलब मेरे पास में एकदम रिस्क कंट्रोल में है। अब एक बात बताइए कि सीए फाइनल, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सीए फाइनल को पढ़ाने में तो बहुत समय जाता होगा यार। उनको पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, अंदर से अंदर जाके गहराई में स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद उनको पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ाने में भी समय जाता है। आपके 3 घंटे के लेक्चर होंगे तो 3 घंटे आपको तो स्टूडेंट के साथ में बैठना पड़ेगा। हमने तो देखा है बड़े से बड़े टीचर लगातार पढ़ाते ही रहते हैं, एक बैच के बाद अगली बैच, उसके बाद अगली बैच, चलता ही रहता है, उनका तो पूरा समय निकल जाता है। तो आपका बहुत समय चले जाता होगा, तो आप माइंड पावर ट्रेनिंग कैसे करते हो? तो मैं आपको बताऊं कि मेरा सीए फाइनल के अंदर बहुत ही कम समय जाता है, बहुत कम। कैसे? कि शुरुआत में मैंने उसमें समय लगाया, समय लगाकर मैंने सिर्फ मेहनत नहीं करी, मैंने एक सिस्टम बना लिया। अब सिस्टम कैसे बनाया कि सारे लेक्चर जब मैं ले रहा था तब रिकॉर्ड हो गए, रिकॉर्ड हो गए तो अब रिकॉर्डिंग को ही सेल कर रहा हूं। अब मुझे सिर्फ डाउट सॉल्व करने के लिए ही जाना पड़ता है, बस। किसी का कॉल आया, किसी का मैसेज आया तो डाउट सॉल्व किया, किसी को गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस दिया। पढ़ाने के लिए अब मेरे को अपना समय अलग से नहीं लगाना पड़ता। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि मैंने अपने धन को, जो भी मैंने कमाया, वो वापस से अपने बिजनेस में लगाकर बिजनेस में एक सिस्टम बनाया, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया कि सब अपने आप हो जाए। अब इसकी वजह से मैंने अपने लिए समय कमा लिया। कैसे? कि अगर मैं सिस्टम को नहीं बनाता तो मैं अपना समय उसी में लगा रहा होता, लगा रहा होता, लगा रहा होता। भाई मुझे जितना धन कमाना है उतना मुझे इसमें समय लगाना है, जितना समय लगाऊंगा उतना धन कमाऊंगा,
है ना। पर अगर मेरे को समय खरीदना है अपना, तो कैसे खरीदूंगा? सिस्टम बना लिया, अब मेरा उसमें कुछ समय नहीं जा रहा, तो मैंने तो अपना वक्त खरीद लिया। और असल में 4 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 4 तरह के। तो एक क्वाड्रेंट को आप मेरे साथ में ड्रॉ करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। 4 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉई। एम्प्लॉय मतलब कि जो नौकरी करता है, जिसके पास में जॉब होती है, ठीक है। जो नौकरी करता है ना, किसी भी कंपनी में करता हो, कहीं भी करता हो, नौकरी करने वाला क्या होता है? एम्प्लॉय। एक बात मुझे बताइए कि एम्प्लॉय कितने पैसे कमा सकता है? उतने जितना वो समय लगाएगा, है ना। जितना वो समय लगाएगा उतने ही पैसे कमा सकता है। मतलब कि एम्प्लॉय के लिए जितना समय उतना पैसा, बराबर है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हुआ भैया? ये सेल्फ एम्प्लॉयड वो हुआ जो खुद का काम कर रहा है, इसके पास नौकरी नहीं है, ये नौकर नहीं है, ये खुद का काम कर रहा है। खुद का काम करने वाले कई लोग होते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे अगर सिंपल सा एक एग्जाम्पल लूंगा, तो किराना शॉप अगर किसी का है ना, किराना की दुकान है, तो किराना की दुकान चलाने वाला आदमी, उस दुकान का मालिक सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब उसने किसी और को नौकरी नहीं दी है। अगर छोटी दुकान है तो कोई वहां पे नौकर नहीं होता है, एक जने से सारा काम हो जाता है। तो उसने किसी को नौकरी नहीं दी है, पर वो खुद अपना काम कर रहा है। पर क्या जितना वो उसमें समय लगा रहा है उतना ही पैसा कमाएगा? है ना। मतलब कि उसके लिए भी टाइम इज इक्वल्स टू मनी। पर कई बार सेल्फ एम्प्लॉयड आप देखेंगे कि जो लोग खुद का काम कर रहे हैं, वो किसी नौकरी करने वाले से ज्यादा रुपए कमा लेते हैं। ज्यादा रुपए क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ समय नहीं लगाया होता, उन्होंने रिस्क भी ली होती है। भाई उनको अपने बिजनेस के लिए खर्चा तो करना पड़ा, उसमें पैसा तो लगाना पड़ा, बिजनेस के अंदर तो रिस्क भी ली ना। पैसा तो डूब भी सकता है, तो रिस्क भी ली। और रिस्क है तो, डायलॉग तो सुना होगा आपने, रिस्क है तो इश्क है ना। तो रिस्क जितनी लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, रिटर्न बढ़ेगा। उसने थोड़ी रिस्क ली तो थोड़ा रिटर्न आएगा, ज्यादा रिस्क ली तो ज्यादा रिटर्न आ सकता है। ओके। अब तीसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अब ये शब्द क्या है? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस खड़ा करते हैं। अब इनके लिए समझिएगा, इनके लिए समय जितना लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग दो चीजें करते हैं। एक, ये लोग नौकरी देते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ लोगों को रखते हैं जो इनके लिए काम करे, पहला। दूसरा, ये एक सिस्टम बनाते हैं। कैसे? जैसे समझिए कि अब जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, आरसीएम, है ना। आरसीएम कंपनी का एक सिस्टम है। अब आरसीएम कंपनी के जो मालिक हैं, टीसी सर, क्या उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है ना। सिस्टम कैसे बना रखा है? क्या उनको ऐसा करना पड़ता है कि जितना वो वक्त लगाएंगे उतना ही पैसा कमाएंगे? नहीं करना पड़ता। कैसे नहीं करना पड़ता? उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से उनको थोड़ा वक्त लगाते हैं, सिस्टम को मैनेज करते हैं, पर बाकी ये सिस्टम उनके लिए काम करता रहता है, जिसमें मार्केटिंग पूरा आप लोग संभालते हैं, है ना। अब उन्होंने सिस्टम को इतने कमाल तरीके से बनाया कि उन्होंने सोचा कि विन विन होना चाहिए, जो हमारे साथ काम करे वो भी जीते, हम भी जीते। तो अब इस कंपनी के साथ में काम करके आप भी पैसे कमा रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं, आपकी जीत में उनकी जीत छुपी हुई है। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, अब ये सिस्टम उनके लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो लोग होते हैं ना, बिजनेसमैन टाइप के, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं? ये सिस्टम बनाते हैं और कुछ लोगों को अपने साथ में काम पे रखते हैं, ये काम काम पे लगाते हैं साथ में, जिसकी वजह से वो लोग काम करेंगे और पैसा इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योर वाला तरीका। अब चौथे तरीके लोग हैं जो आपको समझना है, समझिएगा, ठीक है।
एप्पल कंपनी के बारे में आपने नाम सुना है ना, एप्पल कंपनी जिसके मोबाइल आते हैं, आईफोन, ठीक है। एप्पल कंपनी बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है ना, सबसे ज्यादा कैश रिच, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास में है तो वो एप्पल ही है, ठीक है। अब एप्पल कंपनी ने, समझ लीजिए, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, असली नंबर मुझे नहीं पता है, तो अपन कुछ अपने हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से नंबर ले लेते हैं। समझिएगा कि ये जो एप्पल कंपनी है, ये एप्पल कंपनी ने इस बार 1 लाख करोड़ का टर्नओवर किया, 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया, ठीक है। अब 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट समझ लीजिए 20,000 करोड़, ठीक है। 20,000 करोड़ का एप्पल कंपनी का प्रॉफिट है। अब ऐसे में एक आदमी आता है, लेट्स से उसको नाम दे देते हैं वॉरेन बफे। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम एक आदमी का नाम दे देते हैं वॉरेन बफे। ये वॉरेन बफे क्या करता है? ये वॉरेन बफे एप्पल के शेयर में, एप्पल के शेयर होते हैं ना सॉरी, एप्पल के शेयर में 10% का हिस्सा रखता है। कितने परसेंट का? चलिए कम कर देता हूं, 5% का रखता है, 5% का हिस्सा रखता है। 5 भी ज्यादा लगे तो 1 कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपका मन कहे, जो भी आपको ठीक लगे। 5% का हिस्सा उसका एप्पल कंपनी में, 5% शेयर वो अपने पास में रखता है क्योंकि उसने खरीदे हुए। तो ये 20,000 करोड़ रुपए में से वॉरेन बफे को कितने मिलने चाहिए? 20,000 करोड़ के 5%, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1,000 करोड़। वॉरेन बफे ने एप्पल कंपनी में काम करने के लिए कितना समय लगाया? कोई बता सकता है? वॉरेन बफे ने एप्पल कंपनी को 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कराने के लिए, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए, उसमें से 1,000 करोड़ खुद कमाने के लिए, उसने एप्पल कंपनी में कितना काम किया? 1 सेकंड का भी काम नहीं किया। उसने 1 सेकंड भी एप्पल कंपनी के अंदर काम नहीं किया, पर उसको अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से 1,000 करोड़ रुपए घर बैठे बैठे मिल गए। मिल गए ना। तो यहां पर आते हैं चौथे तरह के लोग, जिन्हें कहते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा और ऐसी जगह पे लगाऊंगा जो सही जगह होगी, तो मेरे लिए पैसा काम करेगा। आप में से कुछ लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी, कुछ ना कुछ आपने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर किताब है जो कहती है बड़ी सिंपल सी बात, कि अमीर व्यक्ति ये जानता है कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे पैसों को लगाना है कि वो मेरे लिए काम करे। मैं चाहता हूं कि ये धन मेरे लिए काम करेगा, मैं धन के लिए काम नहीं करूंगा। अब ये ऐसा कैसे होता है? अगर हम देखें कि हमारे पास में तो इतना ज्यादा धन धन अगर नहीं है, कि मैं तो इतना ज्यादा धन नहीं कमा पा रहा हूं कि मैं उसको अपने लिए काम पे लगा दूं। भैया ये अमीर लोग तो इनके पास में इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि इसे अलग अलग जगह पर लगा देते हैं, उससे बड़े बड़े रिटर्न ले लेते हैं। अब एप्पल कंपनी के 5% शेयर खरीदने के लिए वॉरेन बफे ने इतने रुपए लगाए, मेरे पास में तो इतने रुपए नहीं है, मेरे पास में तो इतने रुपए है ही नहीं कि मैं इतने लगा सकूं, तो कैसे करूं? सवाल तो आया होगा मन में, ठीक है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो जानते हैं सबसे पहली बात कि पैसा लगाएंगे और पैसे से काम कराएंगे, ठीक है। पर कैसे करें? तो कैसे में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि इसमें दूसरी जो बात आती है बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण, कि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, जो अमीर बने रहना चाहते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी चीज चाहिए तो उसकी एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक गाड़ी लेनी है जो 15 लाख रुपए की है ना,
15 लाख रुपए की गाड़ी आपको खरीदनी है, तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आपको 15 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे ना। 15 लाख रुपए देंगे तो गाड़ी खरीद लेंगे। 15 लाख की गाड़ी है तो 15 लाख रुपए दिए, गाड़ी खरीद ली। 15 लाख की कीमत तो चुकानी पड़ी। इस गाड़ी को लेने के लिए, 15 लाख की गाड़ी को लेने के लिए आपके पास में 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। पहला, 15 लाख रुपए दो और खरीद लो। दूसरा तरीका यह है कि यार अभी तो मेरे पास 15 लाख नहीं है, तो सस्ती कार पसंद करो और उसे खरीद लो। उस केस में भी उसने 15 लाख रुपए तो चुकाए हैं। मैं बताऊं कैसे। असल में 15 लाख रुपए नहीं गए, पर सस्ती गाड़ी जो उसने खरीदी उसकी भी कुछ तो कीमत चुकाई, वो कीमत तो गई गई। पर उसने अपने मन की इच्छा को भी मार दिया, मतलब कि उसने अपनी इच्छा को मार कर एक कीमत चुकाई है। कीमत तो चुकानी पड़ी उसे, किसी तरीके से तो उसने कीमत चुकाई है, ये तो 15 लाख रुपए दे के या अपनी इच्छा को मार के। तीसरा तरीका भी है, चोरी करके। भाई 15 लाख की गाड़ी चुरा लो, आसान हो गया, एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। पर उसमें भी आपने कीमत तो चुकाई है और शायद आगे भी जाकर चुकानी पड़ेगी। पहली कीमत आपने अपने जमीर को मार दिया, तो जब आपने अपने जमीर को मार दिया तो आपने पहली कीमत तो वहीं चुका दी। और अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद जो फिर आप जेल में डंडे खा खा की कीमत चुकाते रहोगे, वो अलग कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि अगर मुझे 15 लाख की गाड़ी लेनी है तो मेरे पास में 3 तरीके हैं कीमत चुकाने के, पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये इन्वेस्टर जानते हैं कि भैया अगर हमें अमीर बन के अमीर बने रहना है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं। अब इनको पता है कि मुझे इन्वेस्ट करके अमीर बने रहना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। इन्वेस्ट करके अमीर बने रहना है तो इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब इसकी कीमत क्या है? या तो वो रिस्क लेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन। या तो वो रिस्क लेंगे। अगर रिस्क लेंगे तो रिस्क लेने की कीमत होती है कि भाई अब डाउट आ सकता है, नया नया शुरू किया किसी ने इन्वेस्ट करना अगर, और वो रिस्क ले रहा है, रिस्क की स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको डाउट आ सकता है, यार ये मेरा पैसा यहां पर चली गया तो, डूब गया तो, आ सकता है ना। दूसरा, अनिश्चितताएं तो हमेशा ही बाजार में बनी हुई है। भाई बाजार तो हमेशा ही ऊपर नीचे कुछ तो भी होता रहता है, तो हमें तो पता ही नहीं, अनिश्चितता तो मौजूद है, तो उसकी ये भी रिस्क है। अच्छा, ये सारी चीजें करने के लिए पहले तो उसे सीखना पड़ेगा, उसे आता थोड़ी है। भाई अगर आप शुरू कर दें और आपको आता ही नहीं है तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा रिस्क लेने के पहले, कि कैसे रिस्क लें, कैलकुलेट कैसे करें रिस्क को। उसमें आपका समय भी जाएगा और आपको सीखना भी पड़ेगा। तो आपने इस बात की भी कीमत तो चुकाई कि मैं समय लगाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं डाउट भी कभी कभी आएगा, पर उन सब से, उन सारी चुनौतियों से गुजर के मैं तो रिस्क लूंगा ताकि मेरे को बड़ा रिटर्न है। ये लोग जो होते हैं ना, जो रिस्क लेते हैं, वो साथ साथ में सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। आप जानते हैं कि खुद पर इन्वेस्ट करना दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्होंने खुद पर कैसे इन्वेस्ट किया? इन्होंने समय लगाकर खुद से सीखने की कोशिश करी कि ये कैसे हो सकता है। ओके, कोई भी चीज हम लोग अंदर से, माँ के पेट के अंदर से तो सीख के नहीं आते। भाई मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मैं सीख के तो नहीं आया था, उसको ऑटोमेट किया तो सीख के तो नहीं आया था। हर चीज सीखनी पड़ी, समय लगाना पड़ा, करना तो पड़ा, रिस्क तो लेना पड़ा। वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, सीखने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और अक्सर ज्यादातर लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? देखिए, इस तरीके से सोचिए कि आपके बच्चे हैं, वो बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक, बचपन से लेकर बड़े होने तक आप लगातार उनके ऊपर हर साल खर्चा करते रहेंगे। करते हैं ना, माता पिता खर्चा करते हैं, बड़े होने तक खर्चा करते रहते हैं बच्चों के ऊपर। अच्छा, उनको बच्चे कुछ रिटर्न में दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे, पर खर्चा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कब तक करेंगे? जब तक वो खुद पैसे कमाने लायक ना हो जाए, उसके बाद में उस एक्सपेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कड़वी बात लग सकती है कुछ लोगों को, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब तू रिटर्न दे। समझ रहे हो? आपने सालों साल इन्वेस्ट किया है, मेंटालिटी यही है। होना नहीं चाहिए वो अलग बात है, पर मेंटालिटी यही होती है सभी की, सबकी यही होती है। नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, पर यही होती है कि हमने पैसा लगाया लगाया लगाया, अब रिटर्न दे। वहां पर आपको फिर भी रिटर्न की गारंटी नहीं है, रिस्क है। आप लेने के लिए तैयार हो, ठीक है।
पर वहां पे आपको फिर भी दिखाई देता है कि कैसे आपको रिटर्न मिलेगा अगर आपने ये खर्चा किया तो। आने वाले कई सालों में मिलेगा, पर मिलेगा ये आपको पता होता है। पर जब हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद के ऊपर, तो हमें नहीं पता होता क्लियरली कि हमें ये रिटर्न कैसे मिलेगा, जिसकी वजह से लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पर ये जो रिस्क लेने वाले होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट करने वाले दो तरीके के होते हैं, रिस्क लेने वाले भी होते हैं, सेफ चलने वाले भी होते हैं। जो रिस्क लेने वाले होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीखते हैं। और रिस्क लेते हैं तो वो कहां पर, सीखने के ऊपर कि मैं सीख कर पैसा लगाऊंगा तो डाउट तो होगा, अनिश्चितताएं तो होगी, पर मेरे को रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रोथ होने में समय लगता है, कंपाउंडिंग होने में भी समय लगता है। कुछ सालों में जाके बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा, अचानक से कभी बढ़ता नहीं है। ग्रोथ धीरे धीरे होती है और विनाश पल में हो जाता है। ग्रोथ धीरे धीरे होती है, विनाश पल में हो जाता है। डिस्ट्रक्शन इंस्टेंटली हो जाएगा, पर अगर किसी चीज को खड़ा करना है तो समय तो लगेगा, ये जानते हैं। तो ये समय लगाते हैं और पेशेंस बनाए रखते हैं, पेशेंटली वेट करते होते हैं कि अब इनका जो पैसा इन्होंने लगाया है वो बढ़ेगा। दूसरे तरह के लोग होते हैं सेफ खेलते हैं, ये सेफ लोग भी कीमत चुकाते हैं। सेफ खेलने वाले जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, गोल्ड में लगाते हैं, ये थोड़े सेफ माना जाता है कि एफडी में आपने पैसा लगाया तो कहीं जाने नहीं वाला, गोल्ड में लगाया है तो वो ठीक है बढ़ ही जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ये लोग भी किसी तरह से कीमत चुकाते हैं सेफ खेलने की। क्या कीमत चुकाते हैं कि सेफ खेलते हैं, यानी कि रिस्क कम होता है। रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है, रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल का अगर हम मार्केट को देखेंगे ना, मार्केट को, इंडेक्स फंड होते हैं मार्केट में, ठीक है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ नाम अपने ध्यान में रखिए। इंडेक्स फंड होते हैं मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड का पिछले 10 साल का अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 14% का आया। 14% पर एनम का रिटर्न उसने दिया, एवरेज पिछले 10 सालों का। एफडी कितना परसेंट देता है? 6 के आसपास देता है। फर्क आ गया ना। रिस्क इंडेक्स फंड में ज्यादा है, एफडी में रिस्क कम है। तो एफडी में पैसा लगाने वाले ने कीमत तो चुकाई कि मुझे अब 14% पे रिटर्न नहीं मिलेगा, 6% पे मिलेगा। ठीक है, तो क्या हमें अपना पूरा पैसा इंडेक्स फंड में डाल देना चाहिए? ऐसा नहीं है। इसके ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूं कि हमें कैसे करना चाहिए, समझ रहे हैं हम, ठीक है, समझने वाले हैं। पर उसके पहले हमें कुछ और बातें करनी है, और वो बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले तो आपके मन में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हर चीज की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पैसा कमाना भी है और पैसा बनाए भी रखना है तो उसकी भी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पर अगर हमें पैसे को बनाते रहना है, उसको बढ़ाना है, क्योंकि पैसा कमाना जानते हैं पर पैसा बढ़ाना नहीं जानते, पैसा रोकना नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि अमीर बने रहना चाहते हैं, तो अभी तो ऐसा होता है कि खर्चा ज्यादा बचत कम, पर इसको उल्टा करना पड़ेगा। आपको बचत को ज्यादा करना पड़ेगा। अब कैसे हो सकता है उसके ऊपर बताने वाला हूं, पर पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल होता है, खुद के ऊपर कंट्रोल होता है, ये लोग अमीर बने रहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति करोड़पति बना, तो करोड़पति जितने भी आप देखेंगे बाजार में, उसमें से 90%, कितने कह रहा हूं, 90% करोड़पति ऐसे होते हैं जो करोड़पति बने रहते हैं, क्योंकि वो खुद से, खुद की मेहनत से बने रहते हैं। पर 70%, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 70% ऐसे लोग जिनको लॉटरी लगी। भाई कौन बनेगा करोड़पति में, कुछ जीत के आ गया, लॉटरी लग गई, कुछ भी हुआ, अचानक से बहुत धन आ गया, बहुत पैसा आ गया। 70% लोग 1 साल के अंदर अंदर वापस से कंगाल हो जाते, फिर से कंगाल हो जाते। भाई कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी ने देखा है। आपने देखा है कि वहां पर अमिताभ बच्चन जी के सामने कोई बैठता है, अमिताभ बच्चन जी सबसे पहले सवाल करते हैं कि आज जो आप धनराशि जीत के जाइएगा उसका आप क्या करेंगे। कोई कहता है मैं घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं गाड़ी लूंगा, कोई कहता है कि मैं बच्चों के ऊपर लगाऊंगा, कोई कहता है मैं यहां करूंगा, कोई कहता है मुझे शादी करवानी है। मतलब कि आप पैसे कमाने का नहीं सोच रहे हैं, आप पैसा खर्च करने का सोच रहे हैं। दोनों में फर्क होता है ना। कोई पैसा खर्च करने का ही सोच रहा है तो वो अमीर बन के वापस से गरीब बनने वाला है,
पर कोई अमीर बन के अमीर बने रहना चाहता है तो वो खर्च करने का नहीं, बढ़ाने का सोचता है, उसके लिए वो बचत करना जानता है। अभी सब कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा आते हैं, पर उसके पहले 3 अहम सिद्धांत जो आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए वो है कि पहला, आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हो जाइए। कोई आपको तोड़ ना पाए, आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से आप कभी टूट ना पाए। फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, क्या कहा? फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, कोई तोड़ ना पाए आपको आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से। ये कैसे हो सकता है कि मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है, पर मैं इसको अपने फायदे के हिसाब से यूज करूंगा। कैसे भाई? एक बात बताइए कि अगर आज सोने की कीमत डाउन हो जाए, गोल्ड की कीमत मार्केट में डाउन हो जाए, मुझे नहीं पता अभी कितनी है, 50-55 हजार होगी शायद, है ना? जो भी, अगर किसी को ध्यान है तो अपने चैट बॉक्स में लिख दें जरा एक बार। पर जो भी है आज कीमत, अगर वो उससे कम हो जाए, भाई कहते 2,000-3,000 रुपए कम हो जाए आज, तो आप चिंता में आएंगे या आज ही जाकर सोना खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। अरे आज तो रेट डाउन हुई है, खरीद लो भैया। कोई भी चिंता में नहीं आता, हमारे पास सोना रखा हुआ है, उसकी कीमत भी तो डाउन हो गई। ऐसा थोड़ी है कि बाजार में जो सोना है उसी की डाउन हुई, हमारे पास जो रखा हुआ है उसकी भी डाउन हो गई। पर फिर भी आप ही सोचेंगे यार कम हुआ है, आने दो, खरीद लो। और मतलब कि रेट डाउन होती है तो आप और इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, ठीक है? आप ये नहीं सोचते अरे यार मेरा तो नुकसान हो रहा है, बेचो 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 बेचो। कोई बेचने का नहीं सोचता है। रेट डाउन जाती है तो सोने को बेचने का कोई नहीं सोचता है, सोना खरीदने का ही सोचता है। मार्केट भी उसी तरीके से काम करता है कि किसी की रेट डाउन गई है तो लोग, वैसे असल में देखा जाए ना तो जिनको पता नहीं है वो बेच देते हैं, अरे रेट डाउन गई, बेचो 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 नुकसान हो जाएगा, और नुकसान में ही बेचते हैं। पर जो समझदार होता है, जिसको आइडिया होता है, जिसे पता होता है, वो रेट डाउन जाने पर खरीदता है कि रेट डाउन गई खरीदो, अब रेट जाएगी अप, जब ऊपर जाएगी तो मैं बेच दूंगा, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? ये फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होते हैं। मार्केट के ऊपर नीचे होने से इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका गेम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? ये यहां पर जैसे लोग बोलते हैं कि ये मार्केट में पैसा लगाना तो जुआ है, मार्केट में पैसा लगाना तो जुआ है। जुआ नहीं है, इसकी तकनीक है, मेथड है, प्रॉपर है, हमें तो सिखाया जाता है, इसलिए मैं तो जानता हूं। जो लोग सीखते हैं, अलग से ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, वो भी जानते हैं। पर जिन्हें नहीं पता उन्हें लगता है कि ये तो जुआ है भैया, ये तो रिस्क है। रिस्क तो है, थोड़ा तो लक फैक्टर हमेशा ही हर जगह पर आएगा। किसी की किस्मत एकदम ही खराब हो, कोई नेगेटिव विचारधारा के साथ ही चल रहा हो, ये किसी के जीवन में वही होने वाला हो, जो भी सिचुएशन हो, तो वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रिस्क तो हमेशा ही रहने वाला है, पर फिर भी वो अपने मन के गेम से खेलते हैं, उनको नॉलेज होती है, उसको यूज में लेते हैं। पर फाइनेंशियली अनब्रेकेबल खुद को बना लीजिए, ठीक है? दूसरा है प्लान बी। प्लान बी अपने जीवन में बना के रखिए, है ना? लोग कहते हैं कि पैसा एक जगह पर सारा का सारा नहीं लगाना चाहिए, उसका कारण क्या है? एक जगह अगर पूरी तरीके से डूब गई तो आपका सारा पैसा चले गया, है ना? जैसे अगर इसको सिंपल उदाहरण में कहूं तो कुछ लोग जब पैसा रखते हैं ना अपने अपने मतलब साथ लेकर जा रहे होते हैं कहीं पर, तो कुछ रुपए वॉलेट के अंदर रखते हैं, अपने बटवे के अंदर, ठीक है? कुछ रुपए अंदर की कोई सीक्रेट जेब होती है उसमें रखते हैं, कुछ रुपए ऊपर की जेब में रख देते हैं, अलग अलग जगह पर, कि यार ज्यादा रुपए है तो अलग अलग जगह पर उसको रख दो, ताकि एक बटवा चले जाएगा तो भी मेरे पास तो रुपए रहेंगे। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? करते हैं ना कुछ लोग। क्यों करते हैं? रिस्क से बच रहे हैं। वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग जगह पर करना चाहिए। एक जगह पर कर देंगे और वो डूब गया तो खत्म। पर अगर अलग अलग जगह पर किया हुआ है, थोड़ा एफडी में किया है जो सेफ भी है, थोड़ा मार्केट में किया है जो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में किया है थोड़ा कम रिस्की है पर वॉलेटाइल है, और कुछ समझ लीजिए आपने लोन पे दे दिया, इंटरेस्ट कमा रहे हैं उससे, तो आपने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। कोई पूरा ही पैसा बाजार में लगा दे और बाजार अचानक से गिर जाए तो डूब जाएगा। तो प्लान बी तैयार रखिए, और एक इमरजेंसी फंड लिख लीजिए इस बात को, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, ठीक है? जितनी भी आपकी कमाई है, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी आपके पास में आज धन है, धन जितना भी है उसका 20%, है ना,
कुछ लोगों के लिए ऊपर, कुछ लोगों के लिए नीचे, ऐसा फिक्स नहीं है कि 20% ही करना है। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर एक के घर में अलग अलग नंबर ऑफ लोग होते हैं, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, पर एक एवरेज में आप समझ लीजिए 20%। 20% धन इमरजेंसी के लिए ही होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कि बुरी से बुरी हालत के अंदर आप ये सोचिए ना कि बुरी से बुरी हालत आ जाए कि मेरी तो पूरी इनकम खत्म हो जाए, अगर मेरा कमाई का सोर्स सारे बंद हो जाए, तो मेरे पास में जो धन है उसको मैं कैसे उपयोग में लेकर अपना जीवन का गुजारा कर सकता हूं। कैसे, कम से कम में, थोड़ा मन मार के ही सही कर लेंगे, पर कैसे जीवन का गुजारा एक ठीक तरीके से हो जाएगा। आपको उसमें लगता है कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, तो उतने रुपए कमाइए, बचाइए और उसे एक इमरजेंसी फंड में लगा दीजिए। इमरजेंसी फंड हमेशा सेफ होता है, जैसे एफडी, कुछ लोग एफडी बनाते हैं ना इमरजेंसी के केस में, कि यार कभी अचानक से उसकी जरूरत आई तो तोड़वा लेंगे, वरना चलने दो। ये क्या होता है? इमरजेंसी फंड। जो पुराने लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे होंगे, है ना, क्योंकि वो लोग इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, अपने तजुर्बे से सीखते हैं। तो क्या करते हैं? इमरजेंसी फंड बना लेते हैं। ओके। और तीसरी बात, प्लान भी हो गया, तीसरी बात है फ्यूचर ऑप्टिमिज्म। फ्यूचर ऑप्टिमिज्म क्या है? कि आने वाले समय के लिए हमें सकारात्मकता रखनी है। क्या रखनी है? सकारात्मकता, कि बेहतरीन हो रहा है। और दूसरी चीज, इस बीच में खतरों से सावधान, खतरों से सावधान रहना है। खतरा क्या है? खतरा हम ही है, हम ही खुद ही खतरा है। हमें खर्चा करने का शौक है, अचानक से कोई बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर आया। खतरा क्या आया? मतलब कि मेरे को तो अब कुछ बहुत ही महंगा खरीदना है। क्यों? उसकी जरूरत नहीं है, चाहिए, इच्छा हो गई। तो इस तरह के खतरों से सावधान, कि भाई आगे जाकर तो बहुत पैसा कमाने वाला हूं, वो तो दिखाई दे रहा है, तो अभी खर्चा कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक कहानी बताता हूं। अमेरिका के अंदर एक आदमी था, रोनाल्ड रीड। ठीक है, नाम लिख देता हूं, आप सर्च कर लेना गूगल पे, रोनाल्ड रीड। ये रोनाल्ड रीड पता है क्या करता था? सफाई कर्मचारी था। क्या था? सफाई कर्मचारी। मरने के पहले उसके पास में 55 करोड़ रुपए थे। 55 करोड़ रुपए मरने के पहले, सफाई कर्मचारी के पास मरने के पहले 55 करोड़ रुपए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने कुछ जरूर कुछ गलत काम किए होंगे। गलत काम नहीं किए, बचत करी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाया, पैसा लगाते गया, बचाते गया, लगाते गया, बचाते गया, लगाते गया, बचाते गया, लगाते गया, बचाते गया, बढ़ गया। सालों साल में इतना बढ़ गया कि मरने के पहले उसके पास में 55 करोड़ रुपए। किसको कहते हैं 55 करोड़ रुपए? सफाई कर्मचारी के पास। असली कहानी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है फ्यूचर ऑप्टिमिज्म, कि आने वाला समय बेहतरीन होगा, पर उसके लिए हमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है, तो धीरे धीरे ही काम करना पड़ेगा। तो आपको छोटी से छोटे नंबर के साथ में शुरू भले ही कीजिए, पर वो धीरे धीरे तो बड़ा हो जाएगा। देखिए, अगर आप 10 लाख रुपए को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप 10 करोड़ रुपए मैनेज करने के लायक नहीं है। आप 10 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाएंगे, आप उसको भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप 10 लाख रुपए को मैनेज कर सकते हैं, तो आप 10 करोड़ को भी मैनेज कर सकते हैं। इसको अगर आपकी एकदम साधारण भाषा में समझाऊं, तो सोचिए आपकी एक थाली लगी हुई है जिसमें 5 रोटियां रखी हुई है, पर सब्जी कम है, उससे ज्यादा है नहीं। तो आप उतनी जो भी सब्जी है उसमें 5 रोटी एडजस्ट करके खा लेंगे ना, मैनेज कर लेंगे ना, कि कम कम सब्जी लगा के खा लेते हैं, पर हो जाएगा। कर लेते हैं ना। कैसे कर लेते हैं? आपको मैनेज करना आता है। ठीक उसी तरीके से अगर 10 लाख रुपए को, यानी आपके पास में जितने 10 लाख एक नंबर है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो भी है नंबर, अगर आप उसको मैनेज करना जानते हैं, तो उससे बड़े नंबर को भी मैनेज करना जानते हैं। पर अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो उससे बड़े नंबर को मैनेज आप करने के लायक नहीं है, आपको बनना पड़ेगा। और 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। जब बचत की बात आती है ना, कि बचत करने, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो करते हैं, एक
वो जो कहते कर नहीं सकते, करना तो चाहते हैं पर कर नहीं सकते, ऐसा सोचते हैं। और तीसरे लोग जिनको लगता है करने की जरूरत नहीं है। तीन तरह के, एक जो करते हैं, दूसरा जो कर नहीं सकते ऐसा लगता है, तीसरे जिनको लगता है करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, करने की जरूरत तो है, करेंगे तो बढ़ेगा। वो आपको समझाने वाला हूं, अभी कुछ नंबर्स लेकर समझाऊंगा। जिनको लगता है कर नहीं सकते वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताऊं? जब मैं हॉस्टल में था, सीए फाइनल के समय पे पढ़ाई कर रहा था, हॉस्टल में रहता था, तो क्योंकि सब सीए वाले हैं ना, मार्केट में पैसा लगाने का बच्चों को बहुत शौक। आज इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी में लगाएंगे, ये फ्यूचर खरीदेंगे, ये ऑप्शन खरीदेंगे, बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं, टर्म्स होते हैं, मार्केट के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी ना किसी चीज में लगाते थे पैसा। पर पैसा कैसे लगाते थे उसको ध्यान से सुनिएगा। ये क्या करते थे, 1 तारीख को इनकी इनकम आई, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, जितनी भी आई इनकम आई 1 तारीख। उस समय पढ़ रहे होते हैं तो इनकम ज्यादा नहीं होती है, 10, 15, 20,000 ही होती है, वो भी हाईएस्ट है। मतलब बाकी लोग 4-5 हजार रुपए कमा रहे होते हैं। आपके जान पहचान में अगर कोई सीए फाइनल वाला होगा तो आप पूछेगा, वो आपको बताएंगे। पर 10, 15, 20 हजार रुपए अगर कोई कमा रहा था, बॉम्बे में ज्यादा कमाई हो जाती है, 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे, पहले तारीख को इनकम आई और पहली तारीख को ही पैसा लगा दिया है। खर्चा नहीं किया, खर्चे के बाद में बचत होके नहीं लगाया पैसा, पहली तारीख को पैसा लगा दिया। कितना? जो भी एक सोचा उतना लगा दिया। भाई 10,000 की कमाई है, किसी ने सोचा मैं तो 5,000 रुपए लगा दूंगा, तो 5,000 रुपए लगा दिए। अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले मेरे पास में कमाई आएगी, उसमें से मैं अपना खर्चा देख लूं कि मुझे उसमें से खर्चा कितना करना है। पहली सोच होती है कि मुझे खर्चा क्या करना है, कितना करना है। दूसरी सोच होती है कि जो बचेगा फिर उसको बचा लेंगे। तीसरी सोच होती है कि फिर उसमें से कुछ जरूरत लगेगी तो उसको काम पे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर जो अमीर बने रहना चाहते हैं उनकी सोच अलग तरीके से काम करती है, उल्टी काम करती है। सबसे पहली सोच आती है कमाई आई, इसको इन्वेस्ट करो, इसको काम पे लगाओ। तो सबसे पहले वो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी नंबर उनको ठीक लगता है इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से सब्जी में आपने रोटी को मैनेज कर लिया था, उसी तरीके से अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो जितना पैसा फिर आपके पास में बचा है खुद के खर्चे के लिए, उतने में आप काम चला लेंगे। यह हकीकत है। और मैंने देखा है बॉम्बे में खर्चे तो ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते, खर्चे ज्यादा ही होते हैं, पर 5,000 रुपए महीने में काम चल जाता था इनका। और मैं आश्चर्य में होता था, मैंने जब पहली बार नया नया देखा, अरे 5,000 रुपए महीने का खर्चा इतने कम में कैसे चला रहे, पर चला लेते थे, सब हो जाता था इनका। घर से कुछ रुपए नहीं लेते, 5,000 रुपए महीने में अपना खर्चा भी चल गया, 5,000 रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए। कुछ महीनों के अंदर लोगों के 1-1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो हो गए थे, मार्केट में 1-1 लाख रुपए लगे हुए थे, 5-5 हजार रुपए लगा के। कभी मार्केट ऊपर गया, कभी नीचे गया, हर चीज हुआ, 1-1 लाख रुपए के पोर्टफोलियो आसानी से हो गए। मेरा एक दोस्त था जिसका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया था, थोड़े ज्यादा लगाता था वो, उसको पैसे लगाने का बहुत शौक मार्केट में, 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। तो ये क्या करते हैं, ये पहले इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, उसके बाद में ये सोचते हैं कि मुझे खर्चा कितना करना है, कैसे इसको मैनेज करूं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनके लिए काम करती है। आपने सुना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में? मैं आपको बताऊं कैसे काम करती है, आपको कुछ नंबर्स देकर बताता हूं। देखिए, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है उसे समझते हैं। आप समझिए, समझिएगा, आपने एफडी बनवाई, ठीक है। अब ये एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% पर एनम का है, 1 साल का 6% का रिटर्न देती है एफडी, ठीक है, उदाहरण ले रहा हूं। अब ये 6% का रिटर्न देने वाली है और आपने इसमें सिस्टम क्या बनाया है कि आप हर महीने 5,000 रुपए लगाएंगे, हर महीने 5,000 रुपए लगाएंगे, 6% का साल का रिटर्न देगी, ठीक है। तो अगर आपने 1 साल तक, 1 साल तक अगर आप 5,000 रुपए महीना लगाते गए, 6% का एफडी ने रिटर्न दिया, तो 1 साल के बाद आपके पास कितने रुपए होंगे, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं।
आपके पास में होंगे 61,677.81 ठीक है। पॉइंट वॉइंट को हटा देता हूं, अपन राउंड फिगर में ही बात करते हैं। 61,000। अब इसमें से देखो, अगर आपको हकीकत में बताऊंगा मैं, तो 60,000 रुपए तो आपके खुद के ही है ना। 5,000 रुपए हर महीने लगाए 12 महीने तक, तो 60,000 रुपए तो आपके खुद के ही है। इंटरेस्ट कितना आया? 1,677 ठीक है। 1,677 रुपए का इंटरेस्ट आया, यही 1 साल के बाद है। अगर हम इसको बात करें कि 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है 127,159। अब इसमें से वापस से अगर हम हकीकत में देखें, तो 1,20,000 रुपए तो आपके ही है, राइट। इंटरेस्ट कितना आया? 7,159। 2 साल में तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दी, ठीक है। 5 साल, 3,48,850। अब इसमें से आपके कितने हैं? 3 लाख। मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो गया 5 साल में? 48,850। और ये 48,850 कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं। आपको और आगे लेके चलता हूं। अभी आप इसका पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पावर किस तरीके से काम करता है कि अगले आप 10 साल के लिए एफडी बना लें। ज्यादातर लोग 5 साल या 10 साल या 20 साल के लिए एफडी बनाते हैं। तो 10 साल के लिए अगर बना ले, तो आपका पैसा होगा 8,19,396, जिसमें से आपके कितने हैं? 6 लाख। इंटरेस्ट कितना आया? 2,19,396। अभी भी आप इसके पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप समझिए कि यही अगर आप 20 साल के लिए कर दें, तो पैसा पता है कितना होगा? 23,10,204 रुपए, जिसमें से आपके कितने होंगे? 12 लाख। कमाई कितनी हो गई होगी? 11,10,204। 5,000 रुपए महीना अलग करना है बस। रेट भी ज्यादा नहीं है, एफडी का सबसे कम होता है 6% का इंटरेस्ट। 5,000 रुपए महीना बचाना है, पैसा लगाना है, इंटरेस्ट भी कम 6% का सिर्फ। 20 साल के बाद आपका पैसा डबल हो चुका है। 12 लाख आपने लगाए, 11 लाख आपको बदले में मिल चुके हैं। पावर समझ पा रहे हैं आप? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अगर आप असल में देखें तो आपने कितना लगाया? 5,000 रुपए महीना। 5,000 रुपए महीने को आप अलग कर देंगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप 5,000 रुपए महीने को अलग करके इस तरीके से कहीं लगा दें, फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? जीवन बेहतर हो जाएगा ना। ये इन्वेस्टमेंट की ताकत है। ज्यादातर लोग मैंने देखा अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं करते, नहीं सोचते कि पैसा कहीं लगाना चाहिए, कि यार इनकम तो हो रही है, तो इनकम कब तक होती रहेगी? मैं तो कहता हूं सालों साल होती रहेगी। तो क्या हम पैसे को कमाएं और खर्च कर दें, बढ़ाए नहीं? और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहां करेंगे? अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जरिया है। मार्केट में लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, एफडी में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। बहुत अलग अलग रास्ते हैं। उसके ऊपर बात करने जाऊंगा तो मतलब ये तो इतना मतलब घंटे घंटे इसमें निकल जाएंगे हर एक के बारे में समझाने में। उसके बारे में आपको रिसर्च करनी चाहिए खुद से कि भाई मेरे लिए क्या सही रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक जगह पर सारा पैसा नहीं लगाइए, उसे बांट दीजिए। यहां पर इतना, यहां पर इतना, वहां पर इतना, वहां पर इतना, वहां पर इतना, इतना परसेंट में इसमें लगाऊंगा, इतना परसेंट इसमें लगाऊंगा। रिस्क को देखिए और पूरी चीज को समझिए। आपका पैसा अगर आप किसी स्कीम में लगाते हैं, किसी जैसे बैंक से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा कि हम तो भैया ये इस जगह पर पैसा लगाएंगे, समझिए कि वो पैसा लगा कहां रहे हैं, कौन सी कंपनियों के अंदर लगा रहे हैं, उस कंपनियों के बारे में पहले समझिए। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है, तो समझिए, सर्च कर लीजिए इस कंपनी के अंदर स्टॉक मार्केट क्या रिटर्न है उसका, कितना बढ़िया कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बढ़िया कर रही है, आप अकॉर्डिंगली अपने रिसर्च के हिसाब से कुछ पैसा लगाइए, जो भी आपकी सोच बनती है उसके हिसाब से, ठीक है। पर अलग अलग तरीके हैं। और अब आपका एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दूं। कितने लोगों को लगता है
कि जो घर है हमारा, घर हमारा वो संपत्ति है? हाथ ऊंचा करके बताइए, कितने लोगों को लगता है जो हमारा घर है वो संपत्ति है? हमारा घर हमारी संपत्ति है, कितने लोगों को लगता है? क्या बात है, मैंने कह दिया भ्रम दूर कर दूं तो हाथ नहीं उठ रहे? मानते तो है ना कि संपत्ति है ना? हम तो यही मानते आए बचपन से लेकर आज तक कि यार अपना तो बड़ा घर होना चाहिए, ये तो हमारी, ये तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, खुद का घर। कहते हैं ना लोग, घर संपत्ति नहीं है। संपत्ति क्या होती है उसका अगर हम अर्थ समझे कि संपत्ति का मतलब क्या है, संपत्ति का मतलब यह है जो आपको बदले में पैसे दे। क्या? संपत्ति का मतलब यह है कि आपने पैसे लगाए तो बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, वो है आपकी संपत्ति। अब अगर आपने घर बनाने में खर्चा किया, घर बना लिया, घर खड़ा कर दिया, आपको पैसे दे रहा है? हाँ सर, मार्क उसकी जमीन की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। अरे पर आपके सालों साल महीने महीने पे खर्चे भी तो हो रहे हैं, उसको सफाई कराने के खर्चे, उसको मेंटेन करने के खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो अक्सर लोग समझते हैं कि घर तो बहुत बड़ी संपत्ति है यार, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति घर है, पर घर नहीं है। संपत्ति वही होती है जहां पर आप पैसा लगाएं तो वो बदले में आपको कुछ रिटर्न दे। घर सबसे बड़ी लायबिलिटी है, सबसे बड़ी लायबिलिटी, क्योंकि जैसे आपका घर बनेगा वैसे ही आपके खर्चे तो शुरू हो गए घर को मेंटेन करने के। भाई अभी तक तो नहीं लग रहे थे, पर अब तो मेंटेन करने के खर्चे होंगे, अब तो साफ सफाई कराने के लिए बाई रखनी पड़ेगी, उसके खर्चे होंगे। भाई कोई बड़ा घर बना ले, मैं कहता हूं बड़ा घर नहीं होना चाहिए, क्यों? कोई बहुत बड़ा घर बना ले, अब जितने घर में रहने वाले लोग नहीं होंगे उससे ज्यादा तो उनको नौकर रखने पड़ेंगे, क्या फायदा? भाई अंबानी ने इतना बड़ा घर बनाया, रहने वाले कितने लोग हैं? चुनिंदा, उनसे ज्यादा तो उनके घर में नौकर है। वहीं पे रतन टाटा जी है, एक फ्लैट में रह लेते हैं, एक अकेले आदमी है, फ्लैट में रहकर काम चल जाता है, साथ में एक नौकर है। भाई जीवन तो ये भी बढ़िया बता रहे हैं, वो भी बढ़िया बता रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो पैसे को अपने धंधे में लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, पैसे को इस जगह पर लगाते हैं कि पैसा आपके लिए और पैसा लेकर आए। एक, आपने अगर सुना है, इसका नाम चाय सुट्टा बार करके एक बहुत फेमस वो है जहां पर चाय मिलती है, ठीक है, बहुत फेमस है चाय सुट्टा बार। ओके, हमारे इंदौर की ब्रांड है जो अब पूरे मतलब पूरी इंडिया में हो चुकी है, करोड़ों का इनका धंधा है, चाय मिलती है वहां पर, चाय बेचता है आदमी, करोड़ों का हो चुका है। उसका जो ओनर है, जो मालिक है, अनुभव दुबे, सर्च कर लीजिएगा, करोड़ों रुपए की इनकम होने के बाद में अनुभव दुबे सेकंड हैंड स्विफ्ट डिजायर में घूमता है। कहता है मेरे को अपने घर से ऑफिस तक ही तो जाना है, मैं बड़ी गाड़ी खरीद के करूँ तो करूँ क्या? भाई मेरे को तो ऑफिस तक ही जाना है, शोबाजी थोड़ी करनी है। सेकंड हैंड स्विफ्ट डिजायर में घूमता है। तो हमें समझना पड़ेगा, देखिए अगर हम चाहें तो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब हमें समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, सारी जानकारी लेने के बाद में डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद का, किसी और के हिसाब से नहीं कि यार उसने इसमें लगाया तो मैं भी उसमें लगा देता हूं, ऐसा नहीं है। आप खुद समझिए कि आपको अपना पैसा कहां लगाना चाहिए, समझिए ना, जानकारी लीजिए ना, सवाल करिए ना, और उसके बाद में इस बात का ध्यान रखिए कि पहले इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो बचत होगी उसमें आपका काम आप चला ही लेंगे, चला ही लेते हैं लोग, चला लेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना ही है, और अपनी खुशी को ऐसी चीजों से करके, ऐसी एक्टिविटीज को करके करिए जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता, जैसे पढ़ाई करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइजिंग करना, सुनना, वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, ये सब करने में, ट्रेनिंग देखना, ये सब करने में आपका खर्चा तो कुछ नहीं होता है, कम से कम होता है। ऐसी चीजें को करके अपने जीवन में संतोष लेकर आइए। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, करो, बिल्कुल करो, करनी चाहिए, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अमीर बने और अपनी इच्छाओं के अंदर सारा पैसा लगा दे दिखावा करने के लिए और वापस से गरीब बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी, इसमें मतलब इसमें तो और कई गहरे रहस्य, अभी तो मैंने बहुत ही शॉर्ट ऊपर ऊपर से टॉपिक्स को टच किया है,
बहुत डिटेल में जा सकते हैं। इसलिए तो पहला एपिसोड हुआ है, इस तरह के कई और एपिसोड्स लेकेंगे, कई खुलासे और होंगे। तो आप तैयार रहिएगा, कभी और फिर से एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाएगी। एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि कल से, अभी कुछ दिनों पहले अभिषेक सर का सेशन हुआ था, आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया था? किया था ना? और मजा आया? यस। मजा आया ना? मैं भी सेशन में बैठा हुआ था और मैंने देखा यार ये तो जो टॉपिक ले रहे हैं ये तो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। मैं मन की शक्तियों के बारे में बात करता हूँ, वो भी कह रहे हैं कि आपके अंदर शक्तियां छुपी है, बात तो एक ही है ना? वो विश्वास की शक्ति बता रहे थे, मैं अपने मन की शक्तियों के बारे में बताता हूँ। तो पर मैंने कई सारे ट्रेनर्स को सुना है, पर मैं पूरे समय, आपने अगर मेरा चेहरा देखा होगा मेरे चेहरे पे, मैंने कहा यार ये तो क्या कमाल की प्रेजेंटेशन है, क्या कमाल का उनका डिलीवरी है, क्या कमाल की बातें बता रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, बताने का तरीका इतना बढ़िया है। मैं तो खुद ही हैरान रह गया कि यार ये तो कंपटीशन आ गया मार्केट में। मार्केट में कंपटीशन तैयार हो चुके हैं। अभिषेक सर तो मतलब मेरी पूरी डिमांड ही खत्म कर देंगे। खैर मजाक की बात है, पर मुझे बड़ा मजा आया उनकी ट्रेनिंग सुन के, आपको भी आया होगा। तो कल उनका सेशन होने वाला है वापस से, कल उनका बड़ा कमाल का जोरदार सेशन होने वाला है। और वो कौन सा टॉपिक ले रहे हैं वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, वो सरप्राइज ही है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। और आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल लोगों को लेके आना है। और कल ही नहीं, कल से, अब देखिए अब जो त्योहार थे अब वो हो गए हैं, 1 नवंबर हो चुका है, नया महीना शुरू हो चुका है। अब देखिए वापस से हमें अपनी तरक्की की ओर बढ़ना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आपको कल लेकर आना है और कल के बाद लगातार आपको लाते रहना है। और एक बार आप आ गए तो आप देखिए मिरेकल आर्मी में शामिल हो चुके हैं, तो मिरेकल रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करने। और कल कमाल का सेशन होने वाला है अभिषेक सर का, उसमें आपको जरूर बैठना है, कॉपी किताब लेकर बैठना है, पेन के साथ बैठना है, ताकि आप सारी चीजों को नोट कर सकें। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, आप आज मुझे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संकेत सर। वास्तव में आज आपने अमीर बनने के तरीके बता दिए और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि आज बहुत से व्यक्ति ये निर्णय ले चुके होंगे ये बात सुनते सुनते कि भाई मैं अपनी बचत को कहां बढ़ाने वाला हूं। ये वास्तव में आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही इफेक्टिव रहा है, बहुत कारगर रहा है और हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि समय समय पर आप इसकी और डिटेल में, जैसे मान लो शेयर मार्केट के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, यदि आप इसको शामिल कर लेना कि भाई किस प्रकार की कंपनियों को चुनना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये तो अभी ऊपर ऊपर से ही टच किया है, इसमें तो अंदर इतनी गहराई है, हर एक चीज के अंदर इतनी डिटेल है और बहुत लंबा टॉपिक है। मतलब बहुत बार इसके अलग अलग सेशंस लेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल अंदर अंदर गहराइयों में जाकर एकदम सब कुछ क्लैरिटी के साथ क्लियर कर देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मैं कुछ लोगों को या कॉल करना चाहूंगा उनके विचार जानने के लिए। मुझे बहन सुनीता कुमारी जी दिखाई दे रही हैं, मैंने उनको अनम्यूट किया है। हाँ यस प्लीज बताइए आज के सेशन के बारे में, योगा के बारे में, संकेत सर के बारे में। सर सबको प्रणाम और सर योगा के लिए, सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और संकेत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल सिर भारी करने वाला होता था। अगर मेरे यहाँ कोई LIC या कुछ ऐसे, मेरी एक दोस्त है पोस्ट ऑफिस में, वो आती थी और इंटरेस्ट और ऐसे लगाना है तो मैं हूँ करती थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है। लेकिन आज लगा कि मुझे जो चीजें सर ने बताई जिस तरह से, तो वो मुझे लगा कि अब मैं भी इस फील्ड में जा सकती हूँ और मैं भी इस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद बहन। संजय सिंह जी को अनम्यूट किया है मैंने। संजय सिंह सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों संकेत सर ने जो ये टॉपिक लिया था कि लोग दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने आप को अपने इनकम के हिसाब से चलना चाहिए। और जहां तक इनकम की बात सर कर रहे थे कि सर
मतलब पैसा लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं या मकान बनाते हैं। सर ये बहुत बड़ा संकेत हमारे लाइफ कोच के रूप में सर दे रहे हैं, और हम जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत आगे निकलेंगे और लोगों के साथ ऐसा हम डिसीजन देंगे। हमारा काम भी इनकम टैक्स एडवाइजर का है सर। हम बहुत थैंक यू संकेत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माधुरी चंद्रवंशी बहन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आइएगा। जी, सभी को मेरा नमस्कार, मिरेकल गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आज का तो योगा क्लास का सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद देती हूँ सर, क्योंकि बहुत ही शानदार रहा हमारा योगा क्लास बहुत। और इसमें अपने जो हाइपर ब्लड प्रेशर के बारे में जो नुस्खे बताए, क्या क्या खाना नहीं खाना और कैसे ध्यान रखना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो संकेत सर ने जो आज फाइनेंशियली मैनेजमेंट जो बताए हैं, बहुत ही शानदार। और ये बिल्कुल सभी को जरूरी है, क्योंकि जैसे कि कोई स्थायी प्रॉपर्टी हमारे पास तो रहती नहीं है, यहाँ पे डेवलप करने के लिए हमारे पैसे को ही पैसे बनाना बहुत जरूरी है। तो एफडी वगैरह ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हम जिस तरह हमारे माँ पापा ने हमें जो पाले हैं, वैसे हमारे बच्चों को अगर देखना है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हमें ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और संकेत सर ने तो जो दिखावे वाली बात की थी, ये बहुत ही सही बात है कि हम दिखावे में इन्वेस्ट कर देंगे, उसी को दिखावे के बजाय अगर हम इसको फाइनेंशियली मैनेजमेंट में लगाते हैं तो हम हमेशा सुकून रहेंगे, हमेशा अमीर रहेंगे और हमारे बच्चे भी अमीर रहेंगे। तो इसके लिए संकेत सर धन्यवाद सर। अजय सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं अजय पाठक सर कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। बहुत अच्छा बात है सर, आज तो आंखें खोल दी, क्योंकि मेरे को आज भी एक चीज याद है। हम जब कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो सारे लीडर मेरे को एक वर्ड बोला था, जय पाठक जी आप इतना छोटा ऑल्टो 800 क्यों खरीद रहे हैं? तो हम बोले सर हम तो दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे सर, मेरे को ये कार एक टूल्स है, टूल्स के लिए हम खरीद रहे हैं। तो सारे आदमी मेरे को इग्नोर किया था, बोले आप इतना बड़ा इमराल्ड अचीवर है, आप ऑल्टो लेके घूमिएगा। हम बोले सर मेरा टूल्स के लिए खरीदे। तो आज सच्चाई है, हम सही डिसीजन लिए थे सर, थैंक यू सर। सही डिसीजन हम मेरा ठीक ही था, क्योंकि टूल्स के लिए कार खरीदे के लिए, दिखावे के लिए नहीं करते सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। मैं एमरल्ड सुबोध सिंह जी को भी एक बार इनवाइट करूंगा, सर आइए। थैंक यू जितेंद्र सर, सभी गुरुजन, आदरणीय विजय सर, आदरणीय बीसी सर और साथ में संकेत सर, जिनका कि हर एक टॉपिक मेडिकल हो रहा है। सर कल का जो सेशन चल रहा था सर, उसमें बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई गई, जिसमें से कि था कि प्रकृति से कैसे हम लोग प्यार करें, और उसमें पेड़ लगाने की भी बात आती है। तो सर ये कहीं ना कहीं लगता है कि इस प्रोग्राम में हमको जुड़ने का और लगातार निरंतर आने का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। चाहे वो जितेंद्र सर हो, चाहे विजय सर हो, चाहे बीसी सर हो, चाहे अभी कुछ दिनों से हमारे संकेत सर जो प्रोग्राम दे रहे हैं, जो अंदर का जिज्ञासा जगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते थे। सर मैं बताऊं कि पिछले 2002 से हर साल 100 पेड़ लगाते हैं, अभी तक 2500 पेड़ हम लगाए हैं। और न जाने जब से शहर से, गांव से हम शहर में रहते हैं, और लगभग साल 2-3 साल भी 350 पेड़ लगाए हैं। तो ये सब जानकारियां जब आप लोगों के माध्यम से मिलता है और ये पता चलता है मेरा डिसीजन सही है, तो बिलीव लेवल और बढ़ जाता है। सर जो आज बताए कार वाली बात, जो भी सर भी बता रहे थे, अजय सर भी बता रहे थे कि दिखावे के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, ये सब चीज कहीं ना कहीं अगर हम सही होते हैं और पता नहीं होता है, लेकिन कोई गाइड करने वाले बता देते हैं कि वाकई आप ये काम सही कर रहे हैं, तो अंदर का बिलीव लेवल बढ़ता है। तो सर आज इन्वेस्ट वाला प्लान में हम तो एक रिक्वेस्ट करेंगे संकेत सर से कि कभी कभी आपके जैसे लोगों को ये इशारा भी करना चाहिए कि आप इस जगह पर इन्वेस्ट करें। जैसे कि हम लोग मार्केटिंग लाइन में है, आरसीएम में है, पैसा तो आता ही है, थोड़ा कम या ज्यादा, उस पैसे को इन्वेस्ट करने का भी एक अच्छे मार्गदर्शक का जो आप रोल निभा रहे हैं सर, इसमें हम लोग को बस यही आशा करेंगे कि आप संकेत सर से कि आप कभी कभी बीच बीच में ऐसा टॉपिक दें हम लोग को कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जो कि हम लोग का सही जगह पर पैसा जाए। थैंक यू सर, जय सर, धन्यवाद। तो ये आज समय काफी हो चुका है, उसकी समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर संकेत जैन जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जल्द से कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आए कि जिससे हम लोगों को सीधा सीधा ये पता लग जाए कि भाई कहाँ कहाँ अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम आपका डायरेक्शन चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को नमस्कार, जय आरसीएम, हैव ए गुड डे सर।
धन्यवाद। CM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.